जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जी के प्लान पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग को पढ़ना है अपवाह तंत्र या जितना भारत में नदी है उसके बारे में। तो इसमें हम लोग बेसिक समझ लेंगे लोग नदी से संबंधित जितना परिभाषा है और उसके बारे में कुछ कुछ जान लिया जाएगा। तो सबसे पहले नदी क्या होता है, तो नदी का मतलब ही क्या होता है कि एक ऐसा जल का स्रोत जो कहीं से जल ले रहा है और एक निश्चित दिशा में प्रवाहित हो रहा है और दूर उसको पहुंचा रहा है। ये सैकड़ों हजारों किलोमीटर का हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, 10-15 किलोमीटर का भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये नदी का डिफिनेशन हो गया। तो अब यहाँ से स्टार्ट किया जाए तो देखिए, सामान्य जानकारी में जब नदियों का उद्गम जल निश्चित जल मार्गों में प्रवाह हो उसे अपवाह कहते हैं। यानी कि अपवाह का मतलब क्या होगा कि कोई नदी है, अब ये जरूरी नहीं है कि ये पर्वत से ही लेगा। देखिए, नदी अपना जो जल ग्रहण करता है 4-5 तरीके से जल ग्रहण करता है। जैसे कि जो 12मासी नदी रहता है लोग, वो ग्लेशियर से जल ग्रहण करता है लोग, या कोई बहुत बड़ा झील तालाब से जल ग्रहण करता है लोग। लेकिन कुछ मौसमी नदी भी होता है लोग, जैसे कि साउथ का जितना देखिएगा उसमें बहुत ज़्यादा मौसमी नदी है। बरसात के दिन में उसमें अच्छा खासा पानी आ जाता है और जब बरसात नहीं रहता है तो उसमें पानी घट जाता है। तो मान लीजिए कि एक निश्चित दिशा में प्रवाह हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, अपवाह बोला जाएगा। तथा वही काव नदी उप नदी का जितना संघ होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक नदी है और इसमें बहुत सारा नदी आके मिल रहा है, उसमें भी बहुत सारा उसका सहायक नदी आके मिल रहा है। तो जब ये सभी नदी इसमें अपना पानी छोड़ेगा लोग तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। और ये जितना नदी है सभी को जब एक बार में बोला जाए तो उसे बोला जाता है अपवाह तंत्र। यानी कि ये पूरा एक तंत्र के रूप में काम कर रहा है। तो ये तो हम लोग समझ गए अपवाह और अपवाह तंत्र में क्या अंतर है। अब देखिए, अपवाह द्रोणी नदी एवं उसके सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। यानी कि ये जितना नदी है, मान लीजिए कि ये गंगा नदी है तो यमुना, उसके बाद जितना उसका सहायक नदी है, अगर ये सब एक तंत्र है तो इसमें जितना प्रवाहित हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे, अपवाह द्रोणी बोलेंगे। यानी कि इस नदी में जितना पानी है, जैसे कि ये इसमें जो प्रवाहित हो रहा है उसे अपवाह, और इसमें जितना पानी है उसे अपवाह द्रोणी बोला जाता है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। नदी द्रोणी और जल संभर में क्या अंतर है, तो देखिए, जो नदी द्रोणी होता है ये बहुत बड़ा नदी का जब प्रवाहित उसका जो एरिया की बात करेंगे तो नदी द्रोणी बोला जाता है। और वही छोटा नाला हो गया या नदी हो गया छोटा छोटा, तो उसको जब बोला जाता है तो जल सांभर बोला जाता है। इतना ही आपको याद रखना है। अब यहाँ से देखिए कि सहायक नदी और वितरिका में क्या अंतर है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई मेन नदी है, प्रमुख नदी है, मान लीजिए कि ये गंगा नदी है और ऊपर से ये आप देख रहे हैं यमुना, उसके बाद कोसी ओसी जितना नदी है ये आके इसमें मिल रहा है। तो ये मेन नदी है और इसमें ये आके मिल रहा है, तो इसी को बोला जाता है सहायक नदी। ये एक प्रकार से क्या कर रहा है कि आप देख रहे हैं कि पानी लेके आ रहा है ऊपर से और इसमें पानी अपना विसर्जित कर रहा है, तो सहायता ही कर रहा है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है सहायक नदी। और वितरिका नदी मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई नदी है और उस नदी में से अपना पानी लेके और फिर एक नदी बन के फिर प्रवाहित हो और अपना पानी दूसरा जगह पहुंचाए, तो उसे बोला जाता है वितरिका। तो ये आपका एक वितरिका अलग होता है जो नदी में से पानी लेता है, और जो नदी में पानी देता है दूसरा नदी तो उसे सहायक, और जो नदी में से पानी लेके खुद नदी बन के प्रवाहित होता है उसे वितरिका बोला जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक नदी है हुगली नदी, तो हुगली नदी वितरिका ही है, तो ये याद रखना है। आगे ऐसे भी पढ़ेंगे लोग। अब देखिए, उद्गम स्थल क्या होता है कि कोई भी जब नदी होता है जहाँ से अपना पानी लेता है और प्रवाहित होता है, तो जहाँ से जब पानी लेगा तो वो उसी को बोला जाता है उद्गम स्थल। उद्गम स्थल या तो ग्लेशियर हो सकता है, तो ये ग्लेशियर, या आपका कोई पहाड़ हो सकता है, पर्वत में जो पानी रहता है वहाँ से पानी ले सकता है, या कोई झील हो सकता है, और एक और नदी हो सकता है जैसे कि मान लीजिए बरसाती नदी। तो इन तीनों में क्या अंतर है कि एक चीज़ आप देखिए कि जैसे मान लीजिए ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर बहुत बड़ा बड़ा रहता है, तो उसमें से ये पानी लेगा तो ये 12मासी इसमें नदी में पानी रहेगा।
वैसे ही आप देखिए पर्वत से पानी ले रहा है तो उसमें दो कंडीशन बन सकता है कि उस पर्वत पे अगर ग्लेशियर है तो उसमें आसानी से पानी रहेगा। अगर ग्लेशियर नहीं है, ऐसे छोटा मोटा झील उल है, तो वहाँ से पानी लेगा तो एक खास समय में ही लेगा। या ऐसे भी हो सकता है कि पहाड़ पे जो पानी गिरता है बरसात के दिन में तो वहाँ से एक नदी विकसित हो जाए, तो वो एक मौसमी नदी रहता है, यानी कि एक खास बरसात के मौसम में होता है, 2-4 महीना के लिए वो नदी बन जाता है, फिर धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। झील से जो नदी देखिएगा ये भी 12मासी नदी है, यानी कि सालों भर इसमें पानी रहता है, क्योंकि झील बहुत बड़ा बड़ा रहता है। और बरसाती नदी देखिएगा तो ये मौसमी नदी है, ये किसी खास मौसम में आता है, यानी कि बरसात के मौसम में ही जब पानी गिरता है तो एक नदी का रूप धारण कर लेता है, और फिर जब बरसात खत्म होता है तो धीरे धीरे ये सूख जाता है। तो इस प्रकार नदी का जितना प्रकार था ये हम सब आपको बता दिए। अब यहाँ पे देखिए जहाँ से नदी पानी अपना लेता है उस स्थान को बोला जाता है उद्गम स्थल, यानी कि वहाँ से उदय हो रहा है। और जहाँ पे अपना पानी छोड़ता है, पानी मान लीजिए कि कोई भी नदी ले रहा है तो कहीं ना कहीं उस पानी को तो ले जाकर छोड़ेगा ही। ज़्यादातर नदी समुद्र में अपना पानी छोड़ता है, कुछ नदी पहले ही विलुप्त हो जाता है, लोग उसमें ज़्यादा पानी नहीं रहता है। लेकिन गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना ये सब देखिए तो ये समुद्र में अपना पानी ले जाके छोड़ता है लोग। तो आप देखिए जैसे कि गंगा, यमुना ये सब अरब सागर में या बंगाल के खाड़ी में अपना पानी छोड़ता है लोग, तो जहाँ पे पानी छोड़ता है लोग उसी को बोला जाता है मुहासा, यानी कि ये अपना पानी यहाँ पे विसर्जित कर दिया लोग, तो ये क्या हो गया, मुहासा हो गया। तो इस प्रकार ये हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे नदी के अपवाह प्रतिरूप देखना है कि नदी का प्रकार क्या क्या होता है। तो देखिए एक जो है द्रुमाकृति या वृक्षाकार, यानी कि द्रुमाकृति है, इसी को वृक्षाकार बोला जाता है। तो ऐसा नदी जो रहता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा सहायक नदी छोटा छोटा आके इसमें मिलता है लोग, और छोटा छोटा मिल के एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है लोग। जैसे कि मान लीजिए कि ये है तो ये एक वृक्ष के तरह दिखाई दे रहा है, तो वैसा रूप धारण कर लेता है लोग, तो उसी को बोला जाता है द्रुमाकृति या वृक्षाकार। ये इंपॉर्टेंट है तो ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए जालीनुमा। जालीनुमा अपवाह ये क्या होता है, तो एक मान लीजिए कोई नदी आ रहा है और एक यहाँ से भी नदी एक प्रवाहित हो रहा है। अब इधर भी बहुत सारा छोटा छोटा नदी आके मिले और इसमें भी आके मिले और एक दूसरे को काटते रहे, तो एक क्या हो जाएगा, एक जाली की तरह बन जाएगा, तो उसी को जालीनुमा नदी अपवाह तंत्र बोला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये याद रखना है जरूर, और ये अपवाह प्रतिरूप। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए कि कोई जहाँ से उद्गम स्थल है वहाँ से 2-3 नदी निकल के और चारों दिशाओं में फैल जाता है। जैसे कि आप देखिए छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहाँ से 3-4 नदी निकलता है और 3-4 धाराओं में प्रवाहित हो जाता है, 3-4 दिशा में। जैसे सोन नदी चल जाएगा उत्तर के तरफ, नर्मदा नदी चल जाता है आपका पश्चिम के तरफ, वहीं पे ब्राह्मणी नदी देखिएगा तो ये पूरब के तरफ चल जाता है। तो ऐसे करके ये क्या हो जाता है कि चारों दिशा में ये प्रवाहित हो जाता है एक ही स्थान से, तो इसी को बोला जाता है अररिया नदी। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद देखिए आयतकार अपवाह, तो ये तो आप भी समझिएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि ये एक नदी आ रहा है और इसके समकोण पे आके एक काट रहा है, तो मान लीजिए कि इधर से आगे काटेगा तो एक आयत रूप धर लेगा, तो ऐसा आयत रूप दिखाई देगा, तो उसी को बोला जाता है आयतकार अपवाह तंत्र। वलयकार, तो ये भी वलयकार, ये एक समकोण पे काटता है और एक वलय के जैसा दिखाई देता है, तो उसको वलयकार बोला जाता है। और ये तो जरूर याद रखना है अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा नदी है, छोटा छोटा नदी, और जाके किसी झील में अपना पानी विसर्जित कर रहा है लोग, तो उसी को बोला जाता है अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र, यानी कि एक केंद्र के पास में जाके अपना पानी विसर्जित कर रहा है लोग। जैसे कि मान लीजिए इधर से नदी आ रहा है, फिर इधर से नदी आ रहा है, इधर से नदी आ रहा है, इधर से नदी आ रहा है, अपना सारा पानी इसमें विसर्जित कर रहा है लोग, तो उसी को बोला जाता है अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। तो इस प्रकार हम लोग इसमें जितना था वो देख लिए। अब इसमें एक चीज़ और पढ़ना है 5 मिनट में, वो भी हम लोग देख लेंगे लोग कि नदी जो भारत में है तो इसको पढ़ने के हिसाब से 3 भागों में बांट दिया गया है, क्योंकि उसमें भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप देखिएगा हिमालय का जो नदी है वो 12मासी नदी है, और वहीं पे आप देखिएगा कि दक्षिण भारत का जो नदी है तो वो मौसमी ज़्यादा है। तो उसको बांट के एक बार और समझा देते हैं। देखिए भारत में मुख्यतः 2 प्रकार का नदी है, ऐसे एक विविध में भी पढ़ा जाएगा इन दोनों के अलावा जितना बचेगा।
इसमें एक हिमालय नदी है और एक प्रायद्वीपीय नदी, इसको विभाजित किया गया है। जैसे भारत का जो मैप देखिएगा तो बीच में से अगर उसको काट दिया जाए तो ऊपर का जो क्षेत्र है वो हिमालय में आता है और नीचे का जो क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय में आता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए सबसे पहले हिमालय नदी का देखिएगा तो यहाँ ग्लेशियर से जितना नदी है लोग सब ग्लेशियर से पानी अपना जल लेता है लोग। तो ये 12मासी है, यानी कि ये 12 माह क्या होता है, इसमें पानी रहता है और ये नदी प्रवाहित होता है लोग। वहीं पे आप देखिएगा प्रायद्वीपीय में जो है यहाँ पे तो बड़ा बड़ा ग्लेशियर है नहीं, तो यहाँ पे जो नदी पानी लेता है लोग तो या तो किसी झील से लेगा लोग या तो मौसम जो बरसात का दिन है उसमें से लेगा लोग। तो ये 12मासी नहीं रहता है लोग, ये मौसमी नदी है लोग, यानी कि ये मौसम एक किसी खास मौसम में नदी बन जाएगा लोग और फिर मौसम ख़त्म तो ये भी नदी भी धीरे धीरे समाप्त। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो नदी है इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। गंगा नदी देख लीजिए 2525 किलोमीटर का है, ब्रह्मपुत्र देखिएगा तो 3700 कुछ किलोमीटर का है, सिंधु नदी देखिएगा तो वो भी 2800 कुछ किलोमीटर का है। तो ये बहुत बड़ा बड़ा नदी है लोग। और उसके तुलना में इधर देखिएगा आपका कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, तो ये 1300-1400 किलोमीटर का है, तो इसके तुलना में ये छोटा है लोग और ये इसके तुलना में बड़ा है लोग। तो ये याद रखना है, ये इसके तुलना में छोटा और इसके तुलना में ये बड़ा है। उसके बाद याद रखना है ये डेल्टा बनाता है लोग और ये डेल्टा नहीं बनाता है लोग, ये दलदली भूमि बनाता है लोग। और दलदली डेल्टा क्या होता है कि जैसे देखिए ये नदी मान लीजिए कि गंगा नदी है, अब यहाँ से ये प्रवाह हो रहा है, तो जब प्रवाहित होगा और किसी ना किसी पर्वत से निकलेगा, किसी ग्लेशियर से निकलेगा, तो वहाँ से जब प्रवाहित होगा तो जितना इसमें कूड़ा करकट होगा, जैसे पेड़ तो आसपास में होगा ही, तो वो पेड़ पौधा या जब पर्वत से टकराता है तो पर्वत को भी बुरादा बना देता है छोटा छोटा, तो ये साथ में बहुत सारा गाद लेके आता है और ये निक्षेपित होते होते जब यहाँ पे लेके आएगा तो ये समुद्र का पानी है और ये खारा रहता है और ये मीठा रहता है। तो ये क्या करता है समुद्र की उधर से वो सब गाद इधर फेंक देता है, ये समुद्र के अंदर गाद जाता नहीं है और वो गाद क्या होता है कि यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और ये डेल्टाई भूमि बना देता है और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। इसी को जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण ये बहुत ज़्यादा करता है और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, इसमें खनिज का मात्रा बहुत ज़्यादा होगा। और वहीं पे देखिएगा कि ये जो साउथ का ये है तो ये क्या करता है लोग कि वो पथरीला टाइप का है, प्रायद्वीपीय जो भूमि है वो पत्थर का थोड़ा ठोस है, वहाँ पे सपाट है नहीं। तो ये क्या करता है कि इसके आसपास में जब जाएगा समुद्र में मिलने से पहले तो यहाँ पे मुहासा पे क्या करता है कि दलदली टाइप का बना देगा, आप कीचड़ देखते हैं वैसा टाइप का हो जाएगा। तो ये दोनों में अंतर है। उसके बाद याद रखना है हिमालय का अधिकतर जितना नदी है लोग, सिंधु नदी के छोड़ दिया जाए तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये सब अपना पानी बंगाल के खाड़ी में विसर्जित करता है लोग, बंगाल के खाड़ी में। और वहीं पे देखिएगा प्रायद्वीपीय भारत का नदी तो ये अरब सागर में अपना पानी विसर्जित करता है लोग। तो ये भी याद रखना है कि ये अरब सागर में अपना पानी विसर्जित करता है लोग। अब इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे लोग तो एक एक नदी तंत्र को पकड़ के, जैसे कि मान लीजिए ब्रह्मपुत्र है तो ब्रह्मपुत्र के बारे में अच्छा से पढ़ लिया जाएगा, फिर गंगा के बारे में पढ़ लिया जाएगा। तो ऐसे कर करके पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें नदी तंत्र में कौन कौन आ जाएगा, तो बड़ा बड़ा में एक आ जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ लिया जाएगा। एक आएगा गंगा नदी, उसके बाद एक आएगा सिंधु नदी या इंडस नदी। इधर देखिएगा तो इधर आपका जो नदी है उसमें एक आ जाएगा आपका गोदावरी नदी, उसके बाद एक कृष्णा नदी तंत्र, एक कावेरी नदी तंत्र। तो ऐसे करके एक एक करके पढ़ लिया जाएगा। उसके बाद जितना बचेगा सब विविध में एक बार में पढ़ा देंगे जितना इम्पोर्टेंट होगा। तो इस प्रकार ये आपका परिचय था नदी तंत्र का। तो परिचय में हम लोग देख लिए और आशा है कि आपको समझ में भी आया होगा कि कैसा कैसा नदी होता है। तो यहीं पे इसको समाप्त कर दिया जाए।